हाय फ्रेंड्स, केडी सनी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ लॉजिक पॉइंट, ध्यान से समझ कर चलेंगे। ठीक है भाई। तो हालांकि हमारा परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल चल रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ और टर्म्स हमें जानने हैं। ठीक है, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अंदर। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं कि आज का टॉपिक जो होगा थियोरटिकल ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, तो बोर नहीं होना भाई। थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है आज का, तो इसमें बोर नहीं होना है क्योंकि थियोरटिकल पॉइंट ज़्यादा है। इसके बारे में अच्छे से आप लोग बड़ी क्लासों में जान पाएंगे, लेकिन छोटा सा पॉइंट हमारा यहाँ पर आया है तो इसे कवर करके चलेंगे। नाम कुछ छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा है। चलिए भाई, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो चित्र है। ठीक है, तो बेटे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या है, एक हमारा सन है। क्या है? सन। और ये क्या है? हमारी अर्थ है, आई मीन पृथ्वी है। क्या कर रही है ये? किसके चक्कर लगा रही है भैया? सूर्य के। ठीक है, तो मैं कहूँ यहाँ से या तो कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा हो, या फिर मान लो एक बड़ा सा पत्थर है और वो कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा हो। तो ये गिरता पत्थर और जब कोई प्लेनेट सन के चक्कर लगाता है तो इन सब के बारे में बताता कौन है हमें? न्यूटन के गति के नियम, आई मीन न्यूटन के नियम के द्वारा हम इनकी व्याख्या करते हैं। लेकिन यदि हम न्यूटन के नियमों को कहाँ पर लगाएं भैया? लाइक दिस, चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन पर लगाएं तो यहाँ पर ये काम नहीं करता। ठीक है ना, तो कॉमन यहाँ से हम क्लियर करेंगे। चिरसम्मित यांत्रिकी, ये क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से इसको जानते हैं। ये न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। और चिरसम्मति यांत्रिकी जो है ये स्थूल पदार्थ, मतलब स्थूल बोले तो बड़े, ठीक है, स्थूल बोले तो बड़े, जैसे गिरते हुए पत्थर, चक्कर लगाते हुए ग्रह आदि के लिए उपयुक्त हैं। स्थूल पदार्थ कणों जैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। लेकिन अगर मैंने अभी बताया था इसके बारे में, किसके बारे में भैया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। परंतु जब न्यूटन के नियमों को अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु आदि पर लागू किया जाता है तो न्यूटन के नियम विफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि चिरसम्मत यांत्रिकी गतिशील अपरमाणविक कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना तथा अनिश्चितता नियम की उपेक्षा करता है। ठीक है, दोहरे व्यवहार के बारे में हमने पीछे जाना। तो गतिशील द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहते हैं? हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्वांटम यांत्रिकी क्या है, इसी के बारे में थोड़ा सा हम समझ रहे हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी जो है, क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन सूक्ष्म वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती है। ठीक है भाई, ध्यान देना। तो क्वांटम यांत्रिकों की मूल समीकरण वैज्ञानिक श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित की गई। भैया श्रोडिंगर के द्वारा जो समीकरण दी गई थी ये इम्पोर्टेंट समीकरण है, मगर इसका जिक्र कहाँ है भैया? बड़ी क्लासों में, यहाँ पर जिक्र नहीं है इसका। ठीक है ना, तो कॉमन चलते हैं आगे। तथा जिसके लिए सन 1933 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो यह समीकरण दे ब्रोगली द्वारा, इसके भैया ब्रोगली द्वारा बताए गए पदार्थ के कण तथा तरंग वाले दोहरे व्यवहार, सॉरी ये व्यास नहीं आएगा, व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ठीक है भाई, तो यह समीकरण अत्यंत जटिल है। इसका अध्ययन आप कहाँ करेंगे भैया? आगे की कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, तो किसी परमाणु या अणु की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ऐसे निकायों के लिए श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक छोटा सा रूप इसका देखकर चलेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें एच कैप दिखाई दे रहा है, साइन इक्वल टू ई साइन। तो यहाँ पर जहाँ एच क्या है? एक गणितीय संकारक है जिसे हम ऑपरेटर कह देते हैं, तो इसे हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण में हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए
ई तथा साई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना, ई परमाणु के इलेक्ट्रॉन की क्वांटित ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है, ठीक है, जबकि साई यहाँ पर क्या कर रहा है, तरंग फलन को व्यक्त करता है, ठीक है ना। वेव फंक्शन आप पढ़ के आए हैं ऐसे ये, तो ये क्या होता है हमारा साई होता है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। तो परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल श्रोडिंगर समीकरण पर आधारित है। इसका महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित है। क्या भैया, सारे टर्म्स ज़्यादातर वही आएंगे जो तुमने पीछे पढ़ रखे हैं। ये पॉइंट सबसे पहला, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के केवल कुछ ही विशेष मान ही हो सकते हैं, ठीक है। क्वांटित के बारे में आपने पहले भी जान लिया है। सेकेंड टर्म्स कहता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से क्वांटित ऊर्जा मान तथा उसके संगत तरंग फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल भैया, इस समीकरण से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके हल से क्वांटित ऊर्जा के मान और संगत तरंग फलन के मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा टर्म्स, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही सही स्थिति तथा सही सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, बिल्कुल उसको ध्यान में रखा गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को सुनिश्चित रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। तो यह कंसीडर कर रहा है, मतलब प्रायिकता का मतलब है संभावना है, ठीक है बेटे, क्या है संभावना, जबकि बोर क्या कहता है, निश्चय है, ठीक है ना। 4 पॉइंट कहता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं, वो मैंने अभी बताया था। तो तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में क्या है भैया, उपस्थित है। चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, इसलिए परमाणु में कई कक्षक संभव हैं। तो प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। तो किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। यदि मैं बात करूं बेटे, अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से। तो हमारे पास यदि मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये पी ऑर्बिटल है, कौन सा है भैया हमारा पी। तो इसमें 3 कक्षक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कॉमन आगे से कक्षक देखेंगे आप। तो ये 3 टाइप का होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी कक्षक कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं अधिकतम हर कक्षक में, आ रहे हैं ना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो कह रहा है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, तो किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ठीक है। तो किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी जानकारी उसके कक्षक तरंग फलन द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा लास्ट है, थोड़ा देखो बोरिंग था पर लेकिन क्लियर करना पड़ेगा। किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता किसके द्वारा बताई जाती है भैया, तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तो इससे प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं। तो प्रायिकता घनत्व का मान सदैव कैसा होता है भैया, धनात्मक होता है। तो परमाणुओं के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर का क्या लगा सकते हैं, चारों ओर के उसके क्षेत्र का पता लगाना क्या होता है, संभव होता है, ठीक है ना। यह संभव है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है। आप देखो कॉमन बात, यदि मेरा नाभिक है और इसके चारों तरफ का ये क्षेत्र हो गया, तो नाभिक के चारों तरफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब मैं कहूँगा नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, क्या कहलाता है भैया हमारा ऑर्बिटल, या क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है, ठीक है भाई। चले, तो कह रहा है यहाँ पर ये ऐसे त्रिविम क्षेत्र को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा तरंग फलन साई से इस जानकारी को प्राप्त करना क्या है, संभव है, ठीक है भैया। ये तो टर्म्स थे हमारे किसके, क्वांटम यांत्रिकी के कुछ। अब आगे जानते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। तो हाइड्रोजन परमाणु के बारे में श्रोडिंगर ने क्या कहा, ये क्लियर करते हैं भाई। तो जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है, तब समीकरण के हल में इलेक्ट्रॉन के
संभव ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। तो ऊर्जा के इन मानों को अभिलाक्षणिक मान कहते हैं। संगत तरंग फलन 3 संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। तो बेटे क्वांटम संख्या के बारे में भी फिर हम आगे जानने वाले हैं अभी बहुत बढ़िया तरीके से। पर लेकिन याद रखना, श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम संख्याओं की बात करी है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और एन से प्रदर्शित करते हैं, और सेकंड दिगंशी क्वांटम नंबर जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है और एल से प्रदर्शित करते हैं, और तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वांटम नंबर और आप पढ़ने वाले हो आगे चल के, चक्रण क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उसका जिक्र इन्हें नहीं किया है भैया हमारे श्रोडिंगर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन, फलन नहीं है भाई, यहाँ पर क्या आएगा, फलन आएगा, फलन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी देते हैं। तो तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, अर्थात हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो हमारा साइन होता है इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता। ये सिर्फ किसको बताता है, तरंग फलन या कक्षक को बताता है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस, जैसे हीलियम पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, ठीक है, और आपका Be3 पॉजिटिव आदि जैसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं। मतलब कि इनके पास भी क्या होगा, हमारे पास एक एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की क्या करता है, सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। ठीक है ना, तो यह उन कुछ परिघटनाओं की भी व्याख्या करता है जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकी थी। देखो बोर ने जो कमियां रखी थी उनको भी कौन स्पष्ट कर रहा है, श्रोडिंगर का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जिन परमाणुओं या आयनों में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु या अंतिम बहु इलेक्ट्रॉन आयन कहते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण, कॉमन बात ध्यान रखना, तो श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं या आयनों पर लागू करने पर परिणाम में प्राय क्या आती हैं, कठिनाइयाँ सामने आती हैं। तो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ हल जा सकता था। तो इस कठिनाई को किसके द्वारा भैया, सन्निकटन विधि के उपयोग द्वारा दूर किया गया। ठीक है ना, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। कहाँ पढ़ेंगे भैया, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका नाम है क्वांटम संख्या। ठीक है ना, उसके बाद जानेंगे कक्षक के बारे में। ठीक है ना, मैं कहता हूँ आपसे कि इसके बाद आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है ना, चलिए भाई आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।